गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। अर्थात जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके लिए आपको पता है द्रव सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या करता है, एक अच्छा विलायक की तरह कार्य करता है। तो अपन द्रव सल्फर डाइऑक्साइड को विलायक के रूप में अपन काम में लेते हैं। तो इस द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में कौन कौन सी अभिक्रियाएं आपकी संपन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को अपन को समझना है। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपकी जो पहले मैंने अमोनिया की रिएक्शंस बताई थी, लिक्विड अमोनिया भी आपका क्या था, एक अच्छा विलायक था। ठीक है। तो उसके अंदर अपन ने टोटल 7 रिएक्शंस पढ़ी थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन बनता है वहां से, और इस वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन बनता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके अथवा वाले पोर्शन को भी कवर कर जाएंगे, किसके अंदर, एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन पूछता है कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में कौन कौन सी रिएक्शन संपन्न होती है, समझाइए। और ये इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो आपके 6-7 रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड की, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की जो 7 रिएक्शंस अभी मैं बताऊंगा आपको, तो उन रिएक्शन से हर रिएक्शन से भी आपका छोटा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो उत्तम विलायक होने के कारण अपन कई प्रकार की ऑर्गेनिक अभिक्रियाएं द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्यों है अच्छा विलायक, इसका रीजन ये है कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान, डायपोल मोमेंट का मान 1.62 होता है, और डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान भी कितना होता है, 70.27 होता है। तो ये क्या है, ये मान जल और अमोनिया की तुलना में काफी कम है। इस वजह से ये आपका क्या है, एक अच्छा विलायक है, जल की तुलना में भी ज्यादा विलायक है। ऐसी कार्बनिक अभिक्रियाएं जो जल और द्रव अमोनिया में संपन्न नहीं होती, उन अभिक्रियाओं को अपन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में अपन इजीली संपन्न करवा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अवक्षेपण या विनिमय अभिक्रियाएं जो आपकी द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में कंप्लीट होती है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, या सबसे पहली जो रिएक्शन है वह है आपकी अवक्षेपण या विनिमय अभिक्रिया। ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ। सबसे पहला अपन पार्ट पढ़ेंगे वो है आपका विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए अवक्षेपण या विनिमय अभिक्रिया, तो देखो इस अभिक्रिया में होगा क्या। तो देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्शंस के दौरान जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोडक्ट में आपका कोई अवक्षेप प्राप्त हो, आपको यदि अवक्षेप प्राप्त होता है या पीपीटी प्राप्त होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। क्लियर है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनके दौरान प्रोडक्ट में, यानी अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में आपको कोई पीपीटी अवक्षेप प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण या विनिमय अभिक्रिया कहलाती है। देख लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लो मैं रिएक्शंस करवा दूं, किससे, AlCl3 की रिएक्शंस करवा दूं, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की रिएक्शंस करवा रहा हूं। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन में करवा दूं, मान लो जैसे 2 मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड के हैं। कितने मॉलिक्यूल है, सोडियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। इन दोनों की जैसे मैं रिएक्शंस करवाता हूं, तो आपके 3 मॉलिक्यूल अपने को NaCl के प्राप्त होंगे। 3 मॉलिक्यूल कितने किसके प्राप्त होंगे, NaCl के प्राप्त होंगे। अब रिएक्शंस किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है, तो रिएक्शंस हो रही है आपकी द्रव SO2 लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। जब भी आप द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाओ, चाहे लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में रिएक्शंस करवाओ, एरो के ऊपर जिसकी उपस्थिति में रिएक्शंस करवा रहे हो वह लिखना जरूरी है। यदि आप रिएक्शन के ऊपर नहीं लिखते तो आपकी रिएक्शंस गलत है, क्योंकि एग्जामिनर को पता तो है कि वे केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हो, या आपको भी पता है, लेकिन एरो के ऊपर जो जिस सॉल्वेंट के ऊपर रिएक्शंस कंप्लीट करवा रहे हैं उस सॉल्वेंट को या उस विलायक को लिखना जरूरी है। तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपन क्या करवा रहे हैं, रिएक्शंस कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है। आगे देखो, तो NaCl का अपने को क्या होगा, अवक्षेप बनेगा। NaCl के अपने को पीपीटी प्राप्त होगी। जो ये एरो दे रहा है, एरो का मतलब आपका ये है कि इसका अपने को क्या मिल रहा है, इसका अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। और साथ में आपके कितने क्या बच गया, जो बाहर निकल जाएगा
देखना, देखिए वैलेंसी I3, यहाँ पे I3 ले लो तो यहाँ पे बन जाएगा आपके Al I3, एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें NaCl का क्या बन रहा है, आपको इस रिएक्शन के दौरान NaCl का अवशेष प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर प्रोडक्ट में आपको अवशेष का फॉर्मेशन होता है या अवशेष प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती है, अवक्षेपण या विनिमय अभिक्रिया कहलाती है। पहली टाइप की रिएक्शंस क्लियर है। और एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल और देख लो, जैसे PbF2 लेड क्लोराइड है आपका, इसकी रिएक्शन में करा दो लिथियम सल्फेट से, किसकी उपस्थिति में, कोई एसो2 लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में जैसे रिएक्शंस करना है, सॉरी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, बार बार अमोनिया इसलिए आता है कि पहले अपन अमोनिया पढ़ के आए हैं जिनके अंदर वही 7-8 रिएक्शन पढ़ी थी, वही 7-8 रिएक्शन अपन द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपन रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखना प्रोडक्ट बनेगा आपका PbSO4। ठीक है, और साथ में बन जाएगा आपका लिथियम के साथ क्या आएगा, क्लोराइड। तो 2 मॉलिक्यूल आपके लिथियम क्लोराइड के बाहर निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे, लिथियम क्लोराइड के बाहर निकल जाएंगे। आई बात समझ में क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इन दोनों अभिक्रियाओं में, इन दोनों रिएक्शंस में आपको प्रोडक्ट में, जो आपको प्रोडक्ट में प्राप्त हो रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर आपको अवक्षेप मिल रहा है। तो अवक्षेप पर जिन रिएक्शंस के दौरान अवक्षेप प्राप्त होता है वो अभिक्रिया आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया या विनिमय अभिक्रियाएं कहलाती है। क्लियर है मेरी बात, दोनों रिएक्शंस क्लियर है। ठीक है, उतार लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखते हैं कि दूसरे टाइप की रिएक्शंस क्या है। हो गया, नेक्स्ट आपकी अम्ल क्षार अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया है जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो नेक्स्ट आपकी अम्ल क्षार अभिक्रिया है। ये मैंने पहले भी बताई आपको, अम्ल क्षार अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया या क्या बोल सकते हैं इसको, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए अम्ल क्षार अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है या उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो देखिए मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया और अम्ल क्षार अभिक्रिया अपन ने लिक्विड अमोनिया में पढ़ी थी, इजीली पढ़ी थी, आपको समझ में आ गया था अच्छे से। अब यहाँ पर भी आपको समझना है। तो देखो अगर अपन, वैसे तो मैंने कल या परसों वाली क्लास में ये टॉपिक करवाया हुआ है आपका, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल क्षार अभिक्रिया करवाई हुई है, लेकिन फिर भी अपन द्रव एसो2 में और देखेंगे इसको। तो देखो जो आपका द्रव एसो2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका स्वतः आयनाइजेशन कैसे होता है देख लीजिए। यह आपका SO2 है, साथ में कोई दूसरा मॉलिक्यूल SO2 का है, तो ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं, और रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें SO3- और SO+ का 2 बनेगा। क्लियर है, ये दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया स्वतः आयनाइजेशन। अब पहली बात ये करते हैं कि जो प्रोडक्ट के अंदर आपका -2 बना है और +2 बना है, SO+2 और SO3- बना है, इनमें से जो ये ऋणायन मुक्त करने वाला पदार्थ आपका SO3- यह तो बिहेव करता है क्षार की तरह, यानी इसका नेचर क्षार ही होता है, क्षार की तरह बिहेव करता है। जबकि जो धनायन मुक्त करने वाला पदार्थ आपका SO+2 यह अम्ल की तरह बिहेव करता है, इसका नेचर एसिडिक होता है।
क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों से मिलकर बना हुआ पदार्थ यदि मान लो थायोनील लवण ले लूं और एक ले लूं सल्फाइड लवण, तो इनमें जो थायोनील लवण है जैसे SOX2, ये जो थायोनील लवण है ये तो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है और आपका सल्फाइड लवण है यह क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में? यानी जो थायोनील लवण है SOX2 ये आपका अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा या अम्लीय नेचर प्रदर्शित करेगा, और आपका जो सल्फाइड लवण आपका क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए आगे, यदि मान लो एक चीज और बता, थायोनील लवण में ये बोला है कि अम्ल की तरह बिहेव करता है और सल्फाइड लवण क्षार की तरह बिहेव करता है। अगर ये दोनों रिएक्शंस कर लें, यदि मैं इन दोनों की रिएक्शंस करवा दूं तो रिएक्शंस के दौरान जो फॉर्मेशन होगा वह आपका लवण बनेगा, लवण सोल्ट बनेगा। तो सोल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपकी रिएक्शंस कौन सी हो रही है? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है? क्या बात समझ में आई? यानी जो थायोनील लवण है, अब देखो थायोनील अगर अपन देखें तो ये थायोनील लवण किससे बना है, किससे मिलकर बना है? SO+2 और X2-, यानी माइनस का उच्चारण हो जाएगा ऑलरेडी इसके ऊपर, तो X2+ और इससे मिलकर बना हुआ है। तो इन दोनों को अपन कंबाइन करेंगे तो क्या बन गया आपका थायोनील लवण। तो वहां पे SO+2 धनायन मुक्त करने वाला पदार्थ था आपका, ये धनायन मुक्त करने वाला पदार्थ कैसा नेचर रखता था? आपके एसिडिक नेचर रखता था, यानी अम्लीय नेचर रखता था। ये तो मैंने बताया कि SO+2 आपका क्या होगा? अम्लीय नेचर रखता है, और जबकि SO3-2 आपका क्षारीय नेचर रखता है। अपन बात कर रहे हैं अम्ल क्षार अभिक्रिया इन लिक्विड SO2, द्रव SO2 के अंदर अम्ल क्षार अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो देखो ये अम्लीय नेचर रखता है तो थायोनील लवण आपका क्या होगा? SOX2 जो थायोनील लवण है वो आपका अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अब बात कर लेते हैं कि सल्फाइड लवण है, सल्फाइड लवण जैसे मान लो N2SO3 है, ये आपका क्या हो गया? सल्फाइड लवण है। सल्फाइड लवण है, अब इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? इसी से हुआ है, इसी से हुआ है। मान लो मेटल के ऊपर +1 चार्ज है और SO3 पे -2 चार्ज है, तो इसका नेचर कैसा था? इसका नेचर आपका क्या था? क्षारीय था। तो ये आपका कैसा बिहेव करेगा? ये क्षार की तरह बिहेव करेगा, क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। तो आगे आपको अम्ल क्षार अभिक्रिया जो द्रव SO2 में संपन्न हो रही है वो इजीली समझ में आ जाएगी। अब आपको ये भी चीज पता है कि 1 मोल अम्ल तथा 1 मोल क्षार को आपस में मिलाने पर जो रिएक्शंस होती है और उस रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट आपका क्षार बनता है, क्या लवण बनता है, सोल्ट बनता है। क्लियर है? यानी 1 मोल अम्ल 1 मोल क्षार को आपस में मिलाएंगे तो उनके बीच में जो रिएक्शंस होगी वह रिएक्शन उदासीनीकरण होगी, यानी क्षार के द्वारा अम्ल को उदासीन किया जाएगा। क्षार अम्ल को क्या कर देगा? उदासीन करेगा, न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाएगा, और अम्ल क्या करेगा? क्षार को उदासीन करेगा, उसको भी न्यूट्रलिटी जो उदासीनीकरणता है आपकी उसकी तरफ लेकर जाएगा। तो दोनों आपस में रिएक्शंस करके क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो मैं इसकी ये आपका अम्लीय गुण रखता है थायोनील क्लोराइड, और आपका M2SO3 है ये आपका क्षारीय गुण रखता है। यदि मैं इन दोनों की आपस में रिएक्शंस करवा दूं, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? लिक्विड SO2 कौन से फॉर्म में है? आपकी लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। इसकी जैसे रिएक्शंस करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा? आपका बन जाएगा AX, क्या बनेगा? और 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे आपके किसके? उसके सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपके रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 मॉलिक्यूल तो NaX आ जाएंगे और आपका 2 मॉलिक्यूल SO2 के बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है?
तो देखो SOX जो अम्लीय गुण रखता है और M2SO तो आपका क्षारीय गुण रखता है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, लवण बन गया। क्या बन गया, लवण बन गया। क्लियर है। तो देखिए सोल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये अम्ल एवं क्षार आपस में रिएक्शन करके लवण का निर्माण कर रहे हैं। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया हो गई है आपकी, अम्ल एवं क्षार दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो रिएक्शन आपको क्या कहलाएगी, अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। एग्जांपल और देखें, द्रव्य सूत्र कैसे आपकी विलायक है। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो COCl2 है, थायरोनियम क्लोराइड है, और आपका मेटल्स के अंदर ले लो CH2SO3। ठीक है, ये आपका सल्फाइड लवण है। इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल CH के बनेंगे, सीजियम क्लोराइड के बन जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, सीजियम क्लोराइड के। और आपका क्या निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल SO2 के बाहर निकल जाएंगे। तो देखो अम्ल एवं क्षार दोनों ने आपस में रिएक्शंस की और क्या बना दिया, सोल्ट बना दिया। क्या बना दिया, लवण बना दिया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है, द्रव SO2 की उपस्थिति में। तो लिख दो यहाँ पे, रिएक्शंस के ऊपर लिखना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है आपका रिएक्शंस करवाने से। ठीक है, रिएक्शंस के ऊपर जो वैल्यू जो आपका सॉल्वेंट ले रखा है हमने द्रव SO2, वो आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये थी आपकी उदासीन अभिक्रिया, यानी अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार ने आपस में रिएक्शंस की और लवण का फॉर्मेशन कर लिया। इन दोनों के दौरान इन दोनों के जो रिएक्शंस होगी वह आपकी उदासीन अभिक्रिया या अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाएगी। उतार लीजिए। आगे है जो आपकी थर्ड रिएक्शन है, वह है विलायक अपघटन अभिक्रिया या क्या है, विलायक अपघटन अभिक्रिया या विलायक अपघटनी अभिक्रिया। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन है आपकी जो द्रव अमोनिया में संपन्न होती है। थर्ड है विलायक अपघटन, विलायक अपघटन अभिक्रिया या क्या कह सकते हैं, विलायक अपघटनी विलायक अपघटनी अभिक्रिया। देखिए क्या होता है विलायक अपघटन अभिक्रिया या विलायक अपघटनी अभिक्रिया। तो देखिए ऐसी रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विलायक की उपस्थिति में रिएक्शन करने वाले पदार्थ का अपघटन होता हो या वह पदार्थ टूटता हो, उस अभिक्रिया को अपन विलायक अपघटनी अभिक्रिया कहते हैं। यानी रिएक्शंस के दौरान आपका विलायक का क्या होगा, विलायक के द्वारा दूसरे पदार्थ का या विलेय पदार्थ का अपघटन होगा, या अपघटन भी होगा साथ में विलायक का भी अपघटन हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोनों का अपघटन हो, विलायक भी टूटे और आपका रिएक्शन करने वाला आपका कंपोनेंट का भी क्या हो, वो भी आपका क्या है, टूट जाए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विलायक की उपस्थिति में अपघटन की अभिक्रिया कंप्लीट होती है वह टूटते हैं, विलायक अपघटनी अभिक्रिया कहलाती है। देखना रिएक्शंस एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो PCl3 है, सॉरी PCl5 है, यहाँ पे अपन SO2 ले रहे हैं
आपके लिक्विड SO2 ले रहे हैं, तो SO2 की उपस्थिति में POCl3 बन रहा है और आपका SOCl2 बन रहा है। तो देखो विलायक के द्वारा, विलायक की उपस्थिति में ये PCl5 टूट रहा है, साथ में आपका विलायक भी टूट रहा है क्योंकि SO2 था, SO में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ जा रहा है। तो विलायक की उपस्थिति में इनका जो अपघटन की अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है उसे विलायक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? उतार लीजिए, वापस से बता रहे हैं परिभाषा। परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी? ऐसी अभिक्रिया है जो द्रव SO2 विलायक की उपस्थिति में रिएक्शन करने वाले आपके सब्सटेंस से जो पदार्थ है उसका अपघटन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? विलायक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? यानी विलायक की उपस्थिति में अपघटन की क्रिया कंप्लीट हो रही है, ऐसी अभिक्रिया विलायक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे NaCl5 पेंटाक्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाएं? द्रव SO2 की उपस्थिति में करवा लें। देखिए वो लेना है, क्लियर? तो क्या बनेगा आपका? NbOCl3 और आपका बन जाएगा SOCl। तो देखो विलायक का भी अपघटन हो रहा है, इसका भी अपघटन हो रहा है, तो यह अभिक्रिया क्या है? विलायक अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लो, संरचना का ले लो, WCl6 SO2 W के साथ OCl5 और आपका आ जाएगा 4 आएगा इसमें 4SOCl2। तो जो मैंने तीनों रिएक्शंस बताई है, ये तीनों रिएक्शंस आपको विलायक अपघटन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है। क्लियर है? कर लोगे। विलायक अपघटन के बारे में आपसे पूछे तो आपको ये बताना है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विलायक की उपस्थिति में अपघटन की अभिक्रिया कंप्लीट होती है विलायक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, और आपको ये तीनों एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, उतार लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? आगे देखिए, क्लियर? मिटाएं। ये तो थी आपकी विलायक अपघटनीय अभिक्रियाएं। अब बात करेंगे अपन विलायकन अभिक्रियाएं या सोल्वेशन रिएक्शंस की विलायकन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो देखिए आपकी 3 रिएक्शंस कंप्लीट है जो द्रव SO2 में कंप्लीट होती है। अब फोर्थ जो रिएक्शंस है आपकी वह है विलायकन अभिक्रिया। ये भी किसमें होगी कंप्लीट? सल्फर डाइऑक्साइड में या द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में। देख लीजिए, नेक्स्ट आपका फोर्थ है विलायकन अभिक्रिया या सोल्वेशन रिएक्शंस। तो देखिए विलायकन अभिक्रिया क्या होती है। देखो विलायकन अभिक्रिया के बारे में मैंने जब द्रव अमोनिया की रिएक्शंस कंप्लीट करवा रहा था, केमिकल रिएक्शंस, वहां पर मैंने आपको बताया था विलायकन अभिक्रियाओं के बारे में जो द्रव अमोनिया में संपन्न हो रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो देखो ये जो विलायकन अभिक्रिया है, सबसे पहले उसकी परिभाषा की बात करते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विलायक पदार्थ के अणुओं पे, यानी विलायक पदार्थ के अणुओं द्वारा विलय पदार्थ के जो आपके अणु हैं या कण हैं विलायक पदार्थ के अणुओं से विलय के कण जुड़ जाएं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ऐसी अभिक्रियाएं आपकी विलायकन अभिक्रियाएं कहलाती है। दोबारा से बता रहा हूँ, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें
विलायक पदार्थ के अणुओं पर विलय पदार्थ के कण जुड़ जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं आपकी विलायकन अभिक्रियाएं या सॉल्वेशन अभिक्रिया कहलाती है। इनको अपन सॉल्वेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए जैसे आपका कोई एग्जाम्पल है, मान लो कोई एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी अभिक्रिया 4 मॉलिक्यूल SO2 से करवाते हैं। इधर में कौन सा है, ये लिक्विड है, लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में ही संपन्न हो रही है। लिक्विड अमोनिया क्या ये आपका द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है, तो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तो आपकी रिएक्शंस क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपका क्या है, विलायक है। तो इस विलायक के अणुओं पर विलय के कण यानी पोटेशियम आयोडाइड है, ये आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विलायकन अभिक्रिया कहलाएगी। और देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड और आपके 4 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के बनेंगे। इसके बनेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बनेंगे। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड और 4 मॉलिक्यूल किसके आगे, आपके SO2 के आगे। क्लियर यहाँ तक। तो देखो जैसे ये बना, तो इसमें क्या हुआ, तो विलय के कण थे आपका, विलय तो ही विलायक आपका ये, तो विलायक के अणुओं पर यानी सल्फर डाइऑक्साइड से आपके विलय के कण पोटेशियम आयोडाइड के कण क्या हो गए, जुड़ गए। ऐसी अभिक्रिया है जो इनमें इन दोनों का योग होता है, जुड़ते हैं, अणुओं से चिपक जाते हैं, कहने का मतलब। तो ऐसी अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती है, विलायकन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब देखो विलायकन अभिक्रिया में जो ये बॉन्डिंग होती है विलायक के अणु और विलय के अणु है आपकी, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वह बॉन्डिंग या तो उपसंयोजन से बॉन्डिंग होगी, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या दूर आकर्षण के द्वारा आंशिक रूप से क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो क्लियर है विलायकन अभिक्रिया, परिभाषा क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल उतार लीजिए। और एग्जाम्पल की बात करें, देख लीजिए एक और एग्जाम्पल मान लो जैसे पोटेशियम थायोसाइनाइड है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम थायोसाइनाइड KSCN है, पोटेशियम थायोसाइनाइड आपका विलय है और विलायक के अणु सल्फर डाइऑक्साइड है। इस सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया विलायक में, इस विलायक में अपन पोटेशियम थायोसाइनाइड के अणु डालते हैं, तो ये अणु आपके विलायक अणुओं से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, विलायकन प्रोसेस कहलाएगी। और रिएक्शन क्या होगी, विलायकन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका KSCN डॉट आपको क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। ठीक है, तो ये है आपकी विलायकन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा, क्लियर है सबको। ठीक है, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए अब बात करते हैं संकुलन अभिक्रिया। जो 4th रिएक्शन कौन सी है, जो आपके द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन में संपन्न होती है, वह है आपकी नेक्स्ट है जो 5th नंबर की रिएक्शन है, वह है संकुलन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपका 5वां टाइप क्या हो जाएगा, संकुलन अभिक्रिया, जो द्रव अमोनिया सॉल्यूशन में द्रव अमोनिया विलयन में क्या होती है, संपन्न होती है, जो आपका उत्तम विलायक का कार्य करता है। और सल्फर डाइऑक्साइड, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे जनरली देखा जाए तो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, जनरल टेम्परेचर पे क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस होती है, बट द्रव अवस्था में अपन इसको विलायक के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5वां क्या है आपका, संकुलन अभिक्रिया।
संकुलन अभिक्रिया, संकुलन अभिक्रिया। ठीक है, तो संकुलन अभिक्रिया में देखिए क्या होगा। ऐसी अभिक्रियाएं, सबसे पहले तो अपन परिभाषा की बात करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शंस होगी तभी तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट आपका कोई संकुल यौगिक बनता है, तो वह अभिक्रियाएं आपकी संकुलन अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें संकुल यौगिकों का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन संकुलन अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया संकुलन अभिक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो देख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी, आपकी द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होगी। देख लो एग्जांपल, जैसे मान लो मैं 3 मॉलिक्यूल KCl के ले लूं या एंटीमनी के ले लूं, या तो KCl से करवा दो या फिर एंटीमनी से करवा दो। जैसे मान लो KCl से करवा देते हैं, चलो एंटीमनी दोनों ले लेते हैं। एक तो ले लो एंटीमनी क्लोराइड HbCl3 और 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, वही जो पहले बताया था KCl की। यदि इन दोनों की रिएक्शंस करवाते हैं, रिएक्शंस किसकी उपस्थिति में हो रही है, SO2 लिक्विड, द्रव SO2 की उपस्थिति में रिएक्शंस हो रही है। इसकी उपस्थिति में हो रही है, द्रव SO2 की उपस्थिति में हो रही है रिएक्शंस। तो आपका क्या बनेगा, देख लीजिए K3 HbCl का होल 6। तो देखो इस रिएक्शंस के दौरान आपका संकुल यौगिक बन रहा है। क्या बन रहा है, संकुल यौगिक बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है, आपकी संकुलन अभिक्रिया कहलाती है। किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह है संपन्न हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, ये क्या बन रहा है आपका कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, आया समझ में। ऐसे मान लो एक रिएक्शन और डाल देते हैं, जैसे मान लो Hb के साथ आपके क्लोरीन के एटम कितने हैं, 5 है, और यहाँ पे KCl ले लें अपन। ठीक है, KCl ले लें। ठीक है, ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही है, आपकी द्रव SO2 की उपस्थिति में। जब द्रव SO2 में आप रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हो या उनके एग्जाम्पल दे रहे हो, तो उनके अंदर आपको रिएक्शंस के ऊपर एरो के ऊपर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपका पोटेशियम इधर आ जाएगा, Hb और Cl के 6 एटम आ जाएंगे। ये भी क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं के दौरान संकुल यौगिक का निर्माण होता है, उन अभिक्रियाओं को संकुलन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुलन अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन नेक्स्ट देखेंगे जो 6 नंबर की जो आपकी अभिक्रिया है वह कौन सी होगी। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी छठे टाइप का है, छठी टाइप की रिएक्शन है जो द्रव अमोनिया में संपन्न होती है, वह है कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया। छठा टाइप आपका कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया या कार्बनिक अभिक्रिया। ऐसी कई कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं जो द्रव SO2 में संपन्न होती है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, छठे टाइप में आपका 6 नंबर के रिएक्शंस है कार्बनिक
यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया। देखिए आपको पता है कि जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है वह एक उत्तम विलायक है कंपेरेटिवली। वो H2O भी क्या है आपका विलायक है, और द्रव अमोनिया भी क्या है विलायक है। इन दोनों से भी जो आपके H2O और NH3 है, इन दोनों की तुलना में जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है यह ज़्यादा उत्तम विलायक है। ठीक है, एक अच्छा विलायक है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अपन कई रासायनिक अभिक्रियाएं इजीली कंप्लीट करवा सकते हैं। जो वाटर सॉल्वेंट, जो आपका जल जो विलायक का कार्य करता है, और आपका द्रव अमोनिया है, जो रिएक्शंस द्रव अमोनिया में और वाटर में संपन्न नहीं होती है, उन रिएक्शंस को अपन द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में इजीली संपन्न करवा सकते हैं। तो कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो कार्बनिक यौगिकों के लिए विलायक का कार्य करती है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें द्रव सल्फर डाइऑक्साइड विलायक का कार्य करती है, उन अभिक्रियाओं के बारे में अपन देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया आपने पहले भी खूब पढ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन से जो कार्बनिक यौगिकों की है वह है फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है? तो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में आपको जनरली पता है किसकी उपस्थिति में करवाते हैं अपन? AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। आपने ये भी नाम सुना होगा फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? किसी एल्काइल परमाणु का एडिशन होता है किसी दूसरे परमाणु पर। तो एल्काइल परमाणु का योग होता है, किसकी उपस्थिति में एल्काइलेशन करवाते हैं? इसको फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन भी बोलते हैं, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन भी बोलते हैं। तो आपकी जो रिएक्शंस करवाई जाती है, यह रिएक्शंस किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है? ये रिएक्शंस आपकी AlCl3 की उपस्थिति में अपन करवाएंगे। इसकी उपस्थिति में करवाएंगे, AlCl3 की उपस्थिति में करवाएंगे। तो देखिए साथ ही में आपको क्या लेना है? द्रव सल्फर डाइऑक्साइड भी काम में लेना है। तो रिएक्शंस देखो, जैसे मान लो मैं बेंजीन ले रहा हूँ C6H6, तो साथ में ले रहा हूँ C6H5C+O और Cl। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया है, जब भी आप फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया करवाते हो तो AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेना जरूरी है, क्योंकि ये एसेंशियल है, अनिवार्य है। किसके लिए एसेंशियल है? फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस के लिए। ठीक है, साथ में क्या ले रहे हैं? द्रव SO2, लिक्विड SO2। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, प्रोडक्ट में क्या होगा? बेंजाइलेशन होगा, जिसे एल्काइलेशन होता है, बेंजीन परमाणु यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H5C+O और आपका ये C6H5 दिख रहा है यहाँ तक, और ये HCl कहाँ से निकला? ये क्लोरीन परमाणु और यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु, ये दोनों निकल के HCl बाहर निकल गया। तो ये थी आपकी फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया। तो देखो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया द्रव SO2 में अपन संपन्न क्यों करवा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका द्रव SO2 की उपस्थिति में अपन रिएक्शंस करवा रहे हैं, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया करवा रहे हैं। इसमें क्या होगा? आपका जो AlCl3 है वो क्या करता है? AlCl3 का जो वियोजन है, AlCl3 जो डिजोल्व होगा, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? ये विलायक तो काम करता है। तो AlCl3 इजीली वाटर की तुलना में कई गुना ज़्यादा इजीली जो द्रव SO2 है उसमें इजीली क्या हो जाता है? सोल्यूबल हो जाता है या डिजोल्व हो जाता है। इस वजह से आप जो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया है वो बहुत फटाफट हो जाती है। किसके अंदर? द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। अर्थात यह एक अच्छा विलायक होता है जो AlCl3 को इजीली अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है और रिएक्शंस इजीली
क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी आपकी पीटर क्राफ्ट अभिक्रिया जो कार्बनिक कंपाउंड द्वारा संपन्न कार्बनिक कंपाउंड द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड द्वारा शो की जाती है और एसओ द्रव्य सल्फर डाइऑक्साइड में ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्लियर है, समझ में आ गई ये सारी बातें? ठीक है, तो उतार लीजिए, कोई पूछ ले आपसे कि द्रव्य SO2 क्यों होती है अच्छा विलायक या क्या है, तो रीजन ये है कि ये इजीली आपका AlCl3 इसमें डिजोल्व हो जाता है, इसलिए अपन इसको काम में लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है वह है कौन सी, उतार लीजिए फिर आप इसको। आगे देखो जो आपकी दूसरी रिएक्शन है वह है ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। क्या है नेक्स्ट? ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। देख लीजिए, पीटर क्राफ्ट समझ में आ गई। अब देखते हैं ब्रोमीनीकरण। सेकेंड है कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया, ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण तो देख लीजिए इसमें क्या होगा। ब्रोमीनीकरण में क्या होगा, कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ब्रोमीन्स क्या करेगा, या तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा या योगात्मक अभिक्रिया देगा। तो ब्रोमीन्स के द्वारा किसी द्रव्य सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ब्रोमीन्स का एडिशन हो रहा है तो ये ब्रोमीन की योगात्मक अभिक्रिया होगी, और यदि ब्रोमीन का प्रतिस्थापन हो रहा है तो यह ब्रोमीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी ब्रोमीन की उपस्थिति में किसी परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाए तो उसे अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जो आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी वो किस विलायक की उपस्थिति में होगी, वह द्रव्य सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो उपस्थिति देख लीजिए कैसे क्या होगी है। जैसे मान लो C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ अपना रिएक्शन करवा रहे हैं, Br2 का एडिशन करवा रहे हैं। तो Br2 क्या होगा, यहाँ पे योग होगा, एडिशन होगा। ठीक है, जैसे Br2 का एडिशन करवाएंगे और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, आप द्रव्य सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपन क्या करवा रहे हैं, रिएक्शंस कंप्लीट करवा रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा आपका C6H5CH, यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे Br हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस हो रही है ये योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, योगात्मक रिएक्शंस। जो आपकी ये अभिक्रिया हो रही है ये कौन सी हो रही है, योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। यानी जो ब्रोमीन परमाणु है, इस ब्रोमीन परमाणु का इस डबल बॉन्ड पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है या योग हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। और ब्रोमीन्स का एडिशन हो रहा है इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ब्रोमीनीकरण बोल रहे हैं, यानी ब्रोमीन परमाणु आपको क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन संपन्न होगी आपकी द्रव्य सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन आपकी संपन्न होगी। समझ में आ गया, उतार लीजिए। ठीक है, क्लियर है। और यदि एक चीज और देख लो, यदि आप योगात्मक की जगह प्रतिस्थापन करवाना चाहते हो तो देख लीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी। जैसे मान लीजिए आपका फिनोल है, क्या है, फिनोल है, इस फिनोल की अभिक्रिया आप किससे करवा दें, Br2 से करवा दें, इसकी उपस्थिति में द्रव्य सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। जैसे ये लिक्विड SO2 है, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख लीजिए, यहाँ पे Br जुड़ रहा है, यानी एक परमाणु का एक जो Br एटम है आपका यहाँ जुड़ रहा है और साथ में क्या निकल रहा है, HBr निकल रहा है। तो देखिए Br का तो योग तो हो रहा है, Br तो जुड़ रहा है, इसलिए ब्रोमीनीकरण तो हो रहा है आपका। और रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही है, द्रव्य सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हो रही है। लेकिन साथ में जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है, जो बेंजीन रिंग थी, इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जो Br के साथ
जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ये क्या है आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन रिएक्शन दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो ये अभिक्रिया थी आपकी कार्बनिक यौगिकों में जो प्रमुख अभिक्रियाएं होती है, उनमें से अपन ने दो अभिक्रियाएं पढ़ी है। एक तो आपकी ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया, दूसरी पढ़ी आपकी एक पढ़ी है हाँ ब्रोमीनीकरण, और एक पढ़ी थी आपकी फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ऐसे और एक अभिक्रिया की बात करें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर संपन्न होती है, जो कार्बनिक यौगिकों में कंप्लीट होती है, जैसे सल्फोनीकरण। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए सल्फोनीकरण में क्या होगा, हो गया, उतार लिया। देखिए नेक्स्ट जो थर्ड रिएक्शन है वह है आपकी सल्फोनीकरण। क्या है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण तो देखिए कई कार्बनिक यौगिक हैं जो सल्फोनीकरण की अभिक्रिया द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, इजीली हो जाती है उनके अंदर। यानी कार्बनिक कंपाउंडों द्वारा जो सल्फोनीकरण की अभिक्रिया है वो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड जो विलायक का काम करता है उसके अंदर इजीली संपन्न हो जाती है आपकी सल्फोनीकरण की अभिक्रिया। तो देख लेते हैं, जैसे कोई आपका कार्बनिक कंपाउंड है, जैसे मान लो ये बेंजीन है C6H6, सल्फोनीकरण के लिए अपन ले रहे हैं जैसे क्लोरीन का H2SO4 का डेरिवेटिव ले लो आप, H2Cl2SO3 ले लो, सॉरी H है यहाँ पे, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं CnHSO3 की अपन अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, द्रव SO2 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन परमाणु एक हाइड्रोजन लेगा तो HCl तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और आपका क्या बच जाएगा, आपका क्या बचेगा वो देख लीजिए, ये C6H5SO3H और आपका ये HCl। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक देख लीजिए रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो जो आपकी बेंजीन थी, इस बेंजीन पे SO3H यानी सल्फोनिक समूह आपका क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो साथ में आपका HCl है वह बाहर निकल रहा है। तो ये थी आपकी सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया के बारे में पूछा जाए या आपसे कहीं पूछे एग्जाम में कि ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं, ऐसी कौन सी कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं बताइए जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में संपन्न होती है, समझाइए। तो आपको बताना है, और जो मैंने आपको तीन रिएक्शन बताई, फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया और सल्फोनीकरण अभिक्रिया, ये आपको एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक उतार दो इसको। ठीक है, हो गया। अब देखिए जो आपके द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में है वो अभिक्रियाएं लगभग क्या पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और आपका ये जो क्वेश्चन बनता है कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में संपन्न होने वाली कार्बनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। तो आपको वहाँ पे ये 6-7 रिएक्शन डाल दिए हैं जो मैंने
बताइए। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। साथ में आपको जो थ्योरेटिकल बेस था वो भी सब कुछ समझा दिया है, तो ये चीज़ें क्लियर है आपको। ठीक है, तो इससे आगे अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है, अब नई यूनिट स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे जो आपकी नेक्स्ट यूनिट होगी वह आपकी यूनिट होगी सेकंड, ट्रांजिशन मेटल्स वाली, यानी संक्रमण तत्व हैं आपके 3D के 4D और 3D 4D 5D जो श्रेणियाँ दे रखी हैं, तो उन तत्वों का अपन रसायन देखेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो संक्रमण धातुएं दे रखी है आपकी डी ब्लॉक वाली मेटल्स है, उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाली और दूसरी आपकी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट वाली यूनिट कंप्लीट है। ठीक है, क्लियर।